गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ हम जान लें कि टेंस किसे कहते हैं, अर्थात व्हाट इज द टेंस या फिर डिफाइन टेंस। तो टेंस की परिभाषा क्या है देखते हैं। टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। कहने का मतलब काल किसे कहते हैं, तो टेंस इज काल है द स्टडी अध्ययन ऑफ डिफरेंट अलग अलग या भिन्न भिन्न टाइप्स प्रकार ऑफ फॉर्म्स रूपों ऑफ वर्ब्स क्रियाओं के। अर्थात कहने का मतलब यह है कि क्रिया के या क्रियाओं के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना ही काल कहलाता है। इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ टेंस, अर्थात टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय में जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ टेंस देखा जाए तो ये जो टेंस है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, जिसमें से आपका पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। अर्थात प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आपके सामने टेंस 3 प्रकार के हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो यहां पर आपका चाहे प्रेजेंट टेंस हो या फिर पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, इन चारों के उपभाग बन जाते हैं। तो इन चारों के उपभाग पहले हम देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से उपभाग होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस पहला बताया गया कि टेंस का पहला भाग कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। फिर कहा गया कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। तो जब इसके 4 भाग होते हैं तो उसमें से पहला कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का मॉडिफाइड नेम आया हुआ है, इसे दूसरे नाम से कह देते हैं सिंपल प्रेजेंट। इसके बाद बी नंबर आपका दूसरा नंबर हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका भी मॉडिफाइड नाम आया हुआ है और इसका मॉडिफाइड नाम क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। फिर आपका सी नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस। इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस के कितने भाग बन गए, 4 भाग। पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट के भाग हो गए। फिर दूसरा कहा गया कि आपका टेंस में दूसरा भाग कौन सा है, तो पास्ट है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो आपका दूसरे नंबर पे आएगा पास्ट टेंस। जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 भाग बने हुए थे, उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी कितने भाग बन जाएंगे, 4 भाग बन जाएंगे। जिसमें से पहला आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, इसी को हम जो है दूसरा नाम देते हैं, मॉडिफाइड नाम क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। दूसरा है आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको भी मॉडिफाइड नेम में देंगे तो इसका बन जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसके बाद तीसरा आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट टेंस के कितने भाग बन गए, 4, जिसमें से पहला आपका कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद टेंस का तीसरा टॉपिक है, जिसका तीसरा पार्ट कौन सा है, फ्यूचर। यदि हम तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका कौन सा टेंस बन जाएगा, फ्यूचर टेंस। और कहा गया कि फ्यूचर टेंस में भी आपका जो है 4 भाग बन जाएंगे, जिसमें से पहला आपका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा आपका बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा आपका बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा आपका बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हमने देखा कि टेंस के हमारे कितने प्रकार होते हैं, 3, जिसमें से पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। फिर कहा गया कि प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं, अतः प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 भाग बन गए, प्रेजेंट के 4 भाग बन गए, पास्ट के 4 भाग बन गए और फ्यूचर के भी 4 भाग बन गए। ये हमने देख लिया। यहां पर टेंस की परिभाषा आई थी, वहां पे कहा गया था द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यानी क्रियाओं के विभिन्न रूपों का अध्ययन ही काल कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है, टेंस के ट्रांसलेशन पढ़ना है, तो आपके जो है वर्ब के फॉर्म्स कंप्लीट होने चाहिए। और वर्ब्स के फॉर्म में आपको बताया गया था फॉर्म्स ऑफ वर्ब में कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब मुख्यतः 5 तरह से होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब कहां पर किस टेंस में किसका प्रयोग करेंगे, वो आपको जो है बॉडी ऑफ द सेंटेंस और टेंस के अनुसार या सेंटेंस के अनुसार देख लिया जाएगा। अब यहां पर हमें यह देखना है कि जब कभी हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, यदि हमें ट्रांसलेशन शुरू करना है तो ट्रांसलेशन को शुरू करते समय हमें यह देख लेना है कि यदि हम ट्रांसलेशन करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रांसलेशन को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो चीज़ हमें जान लेना है। उसके बाद फिर हम जो है ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो 1 या 2 दिन में इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि ट्रांसलेशन हमारे गलत ही नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसलेशन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो है कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जैसे ट्रांसलेशन करने के लिए हमें जो है क्या क्या खोजना है। अब क्या क्या खोजना है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट खोजना होता है। क्या खोजना होता है? सब्जेक्ट खोजना होता है। और जब सब्जेक्ट खोजते हैं तो इसको हम प्रश्न किससे करते हैं? हु से प्रश्न करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? सब्जेक्ट मिल जाता है। फिर दूसरी बात हमें आती है आगे क्या खोजना है? वर्ब खोजना है। तो जब हम वर्ब खोजते हैं तो वर्ब को खोजने के लिए हम व्हाट से प्रश्न करते हैं। यदि व्हाट से प्रश्न करेंगे तो हमें वर्ब मिल जाएगा। इसके बाद तीसरी बात आती है कि हमें ऑब्जेक्ट खोजना है।
क्या खोजना है? ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट खोजना है तो ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए सबसे पहले हम यह जान लें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जिसमें से एक आपका इनडायरेक्ट होता है और दूसरा आपका डायरेक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट होता है यह सजीव होता है, जो डायरेक्ट होता है वह निर्जीव होता है। उसके बाद अगर हम whom से प्रश्न करेंगे, अर्थात किसे या किसको से, तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। यदि हम व्हाट से प्रश्न करेंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब हमें जो है ऑब्जेक्ट रखना है। मान लीजिए उस वाक्य में जो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उस ट्रांसलेशन को करते समय हम यह देखें कि हमें उस वाक्य में एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत है। यदि एक की है, मान लीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। यदि मान लीजिए केवल डायरेक्ट आया तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो एक नहीं 2 ऑब्जेक्ट ले लेती हैं, अर्थात उस वाक्य में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम पहले इनडायरेक्ट को रखें कि पहले डायरेक्ट को रखें, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर हमें रूल नहीं पता है तो हो सकता है कि हमारा सेंटेंस या जो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं वह गलत हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है कि बिना कुछ सोचे समझे पहले आप जो है इनडायरेक्ट को लिख दीजिए और बाद में आप किसको लिख दीजिए? डायरेक्ट को लिख दीजिए। कभी आपका ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। तो यहां पर आपने देखा कि हमें ट्रांसलेशन करने के लिए क्या खोजना चाहिए? सब्जेक्ट खोजना चाहिए। और क्या खोजना चाहिए? वर्ब खोजना चाहिए। और क्या खोजना चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, उनके रखने का क्रम क्या होता है, ये हमने देख लिया। अभी हमें कुछ और चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको जरा हम देखते हैं कि वह क्या चीज है जिससे हमारा ट्रांसलेशन एकदम परफेक्टली राइट हो। तो यहां पर अब हमें आगे क्या खोजना है वो हम देखते हैं। हमें आगे खोजना है अदर वर्ड। जब हम अदर वर्ड खोजते हैं तो अदर वर्ड को खोजने के लिए, यानी अदर वर्ड का जो है एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो यहां पर हम जो है अदर वर्ड खोजते हैं। तो अदर वर्ड खोजने के लिए हम वेयर से प्रश्न करेंगे। तो वेयर का मतलब क्या होता है? कहां, अर्थात इससे बात किसकी होगी? स्थान की। फिर हम जो है व्हाई से प्रश्न करते हैं। तो व्हाई से मतलब क्यों से, तो यहां पर यह किसकी बात करेगा? कारण की। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ की, अर्थात कैसे से प्रश्न करेंगे तब भी हमें अदर वर्ड मिलेगा और यह बात करेगा तरीके की। इसके बाद हम व्हेन से प्रश्न करते हैं। तो व्हेन से प्रश्न करते हैं यानी कब से, तो यह हमारा जो किसकी बात करता है? समय की। अब मान लीजिए किसी वाक्य में इनमें से कोई एक आया हुआ है तो उसे वाक्य के हम अंत में रख देते हैं, ट्रांसलेशन हमारा क्लियर हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि एक नहीं, इन यहाँ पर 4 लिखे हैं, इन चारों में से किसी वाक्य में 2 आ जाएं या 3 आ जाएं या हो सकता है चारों आ जाएं, तो इनके रखने का क्रम क्या होगा? तो इनके रखने का क्रम यही है कि पहले आप कहाँ से प्रश्न करके रखिए, अगर वो है उसके बाद अगर फिर आप व्हाई से करिए, फिर आप हाउ से करिए, उसके बाद व्हेन से करिए। जब आप ऐसे करते हैं तो आपका ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होता है। मान लीजिए कि किसी वाक्य में आपका स्थान भी दिया है और समय भी दिया हुआ है, स्थान भी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है, तो यहां पर आप देखें बीच की ये दोनों नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पहले आप स्थान को रख देंगे, बाद में आप किसको रख देंगे? समय को रख देंगे, टाइम को रख देंगे। आपका अदर वर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज तो ये हो गया कि ट्रांसलेशन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सब्जेक्ट की पड़ेगी, और किसकी? वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट की, उसके बाद अदर वर्ड की। ये सारी चीजें हमें मिल गई कि इन्हें हम कहां से खोजें, कैसे खोजें कि हमें जो है मिल जाए ये चीजें उस वाक्य में है कि नहीं है। इसके बाद यहां पर और जो जरूरत है वह जरूरत है बॉडी ऑफ द सेंटेंस की। बॉडी ऑफ द सेंटेंस की। अब जब बॉडी ऑफ द सेंटेंस की जरूरत है तो बॉडी ऑफ द सेंटेंस का मतलब, बॉडी का मतलब होता है शरीर, यानी वाक्य की रचना या संरचना के विषय में। यानी हमें कोई वाक्य लिखना है तो उस वाक्य को हम कैसे लिखें? तो ये जो वाक्य है वह जो है किसके अनुसार लिखा जाता है? सेंटेंस के अनुसार लिखा जाता है। और जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस आपको 5 प्रकार के बताए गए थे और उसमें जो है 3 पढ़ाए गए, जिसमें से आपका असर्टिव था पहला,
दूसरा आपका इंट्रोगेटिव था और तीसरा इंपरेटिव था। तो ऐसी स्थिति में जब 3 सेंटेंस हैं तो उन्हीं सेंटेंस की जो पहचान है उनके अनुसार हम बॉडी ऑफ द सेंटेंस लेते हैं। यहां पर जो वर्ब की जरूरत होती है वह वर्ब हम जो है टेंस के अनुसार लेते हैं। ये जो टॉपिक आपका टेंस का चल रहा है यह टेंस नहीं, इस टॉपिक का मुख्य नाम है टाइम एंड टेंस। लेकिन बुकों में या जहां कहीं भी हम देखते हैं मैक्सिमम हमें टेंस दिखता है तो हम लोग टेंस पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में इस टॉपिक का मुख्य नाम क्या है? टाइम एंड टेंस। जब कभी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें टाइम और टेंस को मिलाकर चलना होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपका टाइम है ये जो है आपका जो है कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी यह सेंटेंस के या वाक्य के भाव के अनुसार संबंधित होता है। लेकिन ये जो टेंस है यह टेंस जो है आपका समय बताता है। और समय हम जैसे आप कहते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो ऐसे टेंस 3 प्रकार के नहीं होते हैं। यहाँ पर ये जो टाइम है यह टाइम बताता है कि कोई टाइम चल रहा है तो उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, और कोई टाइम बीत गया है तो उसे हम पास्ट कहते हैं, और कोई आने वाला समय है तो उसे हम फ्यूचर कहते हैं। ये आपका टाइम क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब यहां पर आई बात टेंस की। यदि हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस की परिभाषा आपको क्या कहती है कि द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इज कॉल्ड टेंस। यानी कहने का मतलब क्रियाओं के विभिन्न रूपों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो जब मैंने आपको पीछे पे वर्ब्स में फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ाया था तो वहां पर आपको बताया था कि V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और क्या होता है? V5 होता है, जिसमें बताया गया था कि V1 और V5 का प्रयोग कहां होता है? प्रेजेंट में होता है। और V2 का प्रयोग कहां होता है? पास्ट में होता है। V3 का प्रयोग कहां होता है? पास्ट में होता है। V4 का प्रयोग कहां होता है? प्रेजेंट में होता है। तो बताइए जब टेंस हमारा रिलेटेड किससे है? क्रिया के रूपों से रिलेटेड है। तो वहां पर टेंस में 5 ही रूप होते हैं, यहां पर कहीं फ्यूचर की बात नहीं होती है। तो बताइए टेंस हमारे कैसे जो है 3 हो गए? टेंस हमारे वास्तव में केवल 2 ही होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। लेकिन इसके साथ जब टाइम को रिलेटेड कर दिया जाता है तो टाइम दिखा देता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ऐसी स्थिति में जब हम टाइम एंड टेंस को रिलेट करते हैं, संबंधित करते हैं, कंसर्न करते हैं, तो ऐसी स्थिति में टाइम और टेंस दोनों मिलकर के बनाते हैं कि एक टाइम दिखा दिया और दूसरा आपका जो है टेंस दिखा दिया, प्रेजेंट और पास्ट। इसके बाद इनको रिलेटेड करते हैं तो हमारा टेंस बन जाता है 3 तरह से, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे कि अधिक वीडियो जब भी वीडियो डाले जाए उसका जो है आपको सूचित किया जाए, यानी नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।